नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं ये शो लेकर जिसका नाम है संकट, सुरक्षा और स्वामी। आज के एपिसोड में हम जिस सवाल पर चर्चा करेंगे, जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो इस हफ्ते काफ़ी खबरों में रहा है। हम बात कर रहे हैं जयपुर मुंबई ट्रेन में हुई गोलीबारी की और इससे जुड़ा सवाल जो हम इस हफ्ते पूछ रहे हैं, जो हमने अपने दर्शकों से पूछा, वो है कि क्या जयपुर मुंबई ट्रेन में हुई ये गोलीबारी हमारे आतंकवाद से लड़ने की तैयारी के बारे में क्या कहती है। प्रवीण, शो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा आपकी तरफ रुख करती हूँ शो की शुरुआत दर्शकों के सवाल लेने से पहले, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए कि आखिर हुआ क्या है और अब तक इस केस में डेवलपमेंट क्या हुई है। बेसिक फैक्ट्स तो इस केस के काफ़ी सिंपल हैं। ट्रेन जा रही थी गुजरात से मुंबई। रास्ते पे एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल थे जो 3 सवारियों को, जो सारे मुस्लिम थे, उन पे गोली चलाई, मार डाला और उसके पहले अपने सीनियर ऑफिसर की भी हत्या कर दी गोली चला के। अब इस पे बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो कांस्टेबल जो था मेंटली डिस्टर्ब था। कुछ और लोगों का कहना है कि वो सांप्रदायिक नफ़रत के वजह 3 पैसेंजरों को चुन चुन के मारा। ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन की बात है। इसके बहुत सारे वीडियोस भी सर्कुलेट कर रहे हैं। वो कांस्टेबल ने मुड़ के दूसरे पैसेंजरों को बोला वीडियो बनाने के लिए। उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की तारीफ़ की और फिर इन लोगों को मारा। लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा था वो आगे जांच में ही पता लगेगा। जी प्रवीण, इससे जुड़ा पहला सवाल लूँगी। लिली का सवाल है, पूछ रही हैं कि इस घटना की एक चश्मदीद गवाह ने मीडिया को कहा है कि इस घटना ने उन्हें 26/11 और अजमल कसाब की याद दिला दी। क्या इतने सालों में हमारी ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने के लिए खासकर क्या कदम उठाए गए हैं? ट्रेनों पे अनफॉर्चुनेटली जिसमें आम भारतीय नागरिक चलते हैं बहुत कम किया गया है। जी। ट्रेनों, बस अड्डों पे जो आम साधन है, किसी भी हवाई अड्डे पे आप देखेंगे कि 26/11 के बाद और बहुत सिक्योरिटी बढ़ाई गई, बहुत सारे मेजर्स लिए गए पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, नई मशीनें लगाई गई। लेकिन रेलवे स्टेशनों पे बहुत कम किया गया है। और इस घटना में ख़ास तौर से जहाँ तक ये कांस्टेबल के मोटिव्स हैं, एक साइड पे अगर हम रखें तो बहुत घबराने की बात यह है कि एक आदमी ने AK-47 के साथ एक ट्रेन की बोगी में फायर किया, लेकिन काफ़ी देर के लिए उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं था। हो सकता है वो ऑफिसर या सवारी अगर तुरंत कोई रिस्पांस होता तो शायद उनकी जान भी बचाई जा सकती थी। या तो फिर हो सकता है कि एक आतंकवादी ने या इसी कांस्टेबल ने और लोगों पे अपनी बंदूक चलाई होती। 12 ही राउंड चलाए, लेकिन AK-47 में और बहुत लोग वो मार सकते थे। कोई मतलब खास ड्रिल नहीं था। और जहाँ तक हमें पता है 26/11 के बाद ट्रेन पे ऐसे हमलों को रोकने का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया गया है। एक और इसमें अजीब सिस्टम है कि ट्रेन की प्रोटेक्शन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंडर पड़ती है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बहुत एक छोटी फोर्स है, उसकी ट्रेनिंग भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है। स्टेशनों की सुरक्षा स्टेट गवर्नमेंट के जनरल रिजर्व रेलवे पुलिस के अंडर पड़ती है। तो जबकि GRP की जिम्मेदारी है स्टेशनों की सुरक्षा रखना। जैसे आपको याद है अजमल कसाब ने एक स्टेशन पे हमला किया था। RPF की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेन पे पड़ती है। लेकिन RPF के कोई इन्वेस्टिगेशन पावर नहीं है, ज़्यादा कोई साधन नहीं है। कल हवाई जहाज़ की हाईजैकिंग हो या ऐसी कोई घटना हो तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप ट्रेन पैसेंजर हैं, आम नागरिक हैं, तो आज तक किसी सरकार ने ये नहीं सोचा कि आपकी जान बचाने के लिए क्या किया जाएगा। अगला सवाल देवेंद्र कुमार ओझा का है, बोल रहे हैं नमस्ते स्वामी सर, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में भी कट्टरपंथ बढ़ रहा है जैसे पाकिस्तान में ज़िया के शासन में हुआ था? क्या आपको लगता है कि कट्टरपंथ किसी भी समाज में अच्छा है या होना चाहिए? क्या कट्टरपंथ ही आतंकवाद का कारण है? वो बोल रहे हैं मैं आपके सभी शो देखता हूँ और काफ़ी अच्छे लगते हैं आपके शो, तो धन्यवाद। बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, और आपको भी नमस्ते। डेफिनेटली कट्टरवाद, चाहे वो धार्मिक हो या आइडियोलॉजिकल हो, जड़ है हिंसा का।
और चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखे हमलावर, वो दहशतगर्द ही कहा जाएगा। अब इस केस में जैसे आपने सुना होगा यूएसए में भी ऐसे केस हुए हैं कि ये 100% क्लियर नहीं होता कि जो हमलावर है वो किसी आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल बात से ड्रिवन है, नफ़रत से उसके विचार शेप्ड है, कि उनको कोई मानसिक बीमारी है जिसकी वजह ये हुआ है जी। लेकिन इसमें भी सवाल उठता है कि अगर अधिकारी सही कह रहे हैं और ये कांस्टेबल को मानसिक कोई बीमारी थी, तो ये शोभा नहीं देता पुलिस को कि एक इंडिविजुअल को जो मेंटली अनस्टेबल है उसको AK-47 हथियार दिया जाए जी। और जबकि उनको अस्पताल भेजा जाना चाहिए था या किसी डॉक्टर से अपना इलाज करना चाहिए था, कुछ रेस्ट का टाइम दिया जाना चाहिए। ये जो खबरें आ रही हैं कि वो अनस्टेबल थे, घर में भी उनके कुछ विवाद चलते थे, अगर इस सब के बावजूद इस आदमी को हथियार दिया गया तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है और ये अपने आप में एक घबराने वाली बात है जी। दूसरी बात है कि मानसिक तनाव या मानसिक अस्थिरता और नफ़रत के बीच में एक बहुत करीब का लाइन है। आप क्या अजमल कसाब को, जैसे 26/11 के हमलावर थे, क्या हम कह सकते हैं कि एक तरह से वो किसी मानसिक बीमारी के शिकार थे? क्योंकि आप और हम तो बंदूक लेके मासूम लोगों को सड़कों पे नहीं मारेंगे। यूएसए में भी ऐसी कई सारी घटना हुई हैं जहां कोई सोशल मीडिया के प्रभाव में आके या किसी और चीज़ के प्रभाव में आके उनने कुछ एक्सट्रीमिस्ट घटनाएं की हैं। अभी कुछ दिन पहले एक इंडियन ओरिजिन का लड़का था जिसने अटेम्प्ट की सुइसाइड बॉम्बिंग वाइट हाउस पे। वो एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखता था जबकि वो इंडियन था। जब बड़ी अजीब बात है, लेकिन ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया से प्रभावित होकर उनके दिमाग में कुछ हुआ। तो क्या हम उनको दहशतगर्द बुलाएंगे या मानसिक तौर से अस्थिर बुलाएंगे? ये फाइन डिवाइडिंग लाइन है। लेकिन मेन बात ये है यहाँ है कि जबकि हमला हुआ उसमें एक और पुलिस ऑफिसर मारा गया, आम पैसेंजर मारे गए, कोई रिस्पांस का सिस्टम नहीं था। इनफैक्ट हमलावर जो था वो फाइनली स्टेशन पे उतरा, कुछ दूर चले गया और फिर पकड़ के लाया गया। ये तो बिल्कुल एक सिस्टम का ब्रेकडाउन लगता है जी। इसी से जुड़ा सवाल आदित्य कहा रहा है, हमारे रेगुलर मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि हम पुलिस सिस्टम में सुधारों की आवश्यकता के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं, जैसे कि हम सेना के बारे में बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि मुफ्तखोरी की या फ्रीबीज की राजनीति की दुनिया में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास हमारी पुलिस सिस्टम के अपग्रेड और सुधार के लिए एलोकेट करने के लिए फंड्स की कमी है? आदित्य जी, थैंक यू अगेन। आप शो पे, हमारे प्रोग्राम पे दोबारा आप आए हैं और सवाल पूछा है। इस पे अगर आप द प्रिंट की वेबसाइट पे देखोगे कि तो मैंने और दूसरे लोगों ने भी कई आर्टिकल लिखे हैं। जबकि आम नागरिक की रोज़ की ज़िंदगी में पुलिस का ज़्यादा प्रभाव होता है सेना से, पुलिस की ट्रेनिंग पे और तैयारी पे बहुत कम खर्चा किया जाता है। इसकी बहुत बड़ी एक वजह है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पैसे की कमी है, वो खर्चा नहीं करना चाहते। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि पुलिस फोर्सेस स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हैं। अब कुछ टाइम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा दे रही थी, अब भी कुछ स्टेट्स में देती है, लेकिन उन स्टेट्स में भी ट्रेनिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप हैरान होंगे जान के कि जम्मू एंड कश्मीर जैसे स्टेट में, जहां हम जानते हैं कि दहशतगर्दी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बजट का 1% हिस्सा भी ट्रेनिंग पे, मतलब पुलिस के बजट का 1% हिस्सा भी ट्रेनिंग पे नहीं जाता है। और ये बड़े स्टेटों का भी कोई बेहतर हाल नहीं है। ऑन जॉब ट्रेनिंग भी, क्योंकि लगभग देश के हर स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट के 2-3 स्टेट छोड़ के पुलिस की कमी है। वहाँ वक्त नहीं होता ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए, जबकि इसकी कोई डेटा पब्लिकली रिलीज़ नहीं होती। मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि 90% पुलिस अधिकारी अपने इनिशियल ट्रेनिंग के बाद कभी एक फायर आर्म के कोर्स पे नहीं जाएंगे, जबकि बाहर की जो पुलिस फोर्सेस हैं बहुत रेगुलरली ट्रेनिंग पे बहुत जोर दी जाती है। हमारे यहाँ जनरली समझा जाता है कि कोई ऑफिसर ट्रेनिंग ड्यूटी पे लगाया जाए तो वो एक सज़ा है, जबकि बाहर सिर्फ जो बहुत सक्सेसफुल ऑफिसर होते हैं उनको ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाती है और ये बहुत प्रेस्टिजियस चीज़ मानी जाती है। अच्छा। तो डेफिनेटली केंद्र को और स्टेट सरकारों को मिलके इस पे काम करना है।
अनफॉर्चुनेटली मेरी जो अपनी राय है इस पे ये है कि भारतीय नागरिक भी नहीं चाहता कि पुलिस सुधार हो, क्योंकि आखिर जब आप और हम लाल बत्ती टापते हैं और पुलिस रोकती है तो हमारे लिए सुविधा इसी में है कि हम 1000 का नोट पकड़ा दें, ना कि एक एक प्रोसिक्यूशन हो और पॉइंट सिस्टम हो। हमारे जब हम कहते हैं कि पुलिस को आधुनिक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, इन प्रॉपर साधन होने चाहिए फॉरेंसिक वगैरह, जब हमारे घर में चोरी होती है हम भी थाने में जाके कहते हैं कि अरे डंडे मारो डोमेस्टिक स्टाफ को या जो लोग पास में काम करते हैं और सामान वापस लो। तो एक कल्चर बन गया है समाज में भी और पॉलिटिकल क्लास में भी शॉर्टकट लेने का। जब एनकाउंटर होते हैं प्रोसिक्यूशन की जगह तो वाहवाही होती है ऐसे ऑफिसरों की, और अंत का नतीजा ये है कि जब एक्चुअल क्राइसिस होता है जैसे इस ट्रेन पे हुआ, तो पुलिस कर्मियों की ना ट्रेनिंग है ना साधन है कुछ करने के। प्रवीण, अगला सवाल मिस्टर राठौर का आ रहा है, पूछ रहे हैं, अभी हमारे पास कुछ जनरल सवाल हैं। वो पूछ रहे हैं कि अलकायदा और आईसिस भारत में अपने नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? राठौर जी, ये भारतीय इंटेलिजेंस और एनआईए जैसी संस्था, स्टेट पुलिस की भी तारीफ़ की जानी चाहिए कि 26/11 के बाद कोई बहुत बड़ी वारदात देश में हुई नहीं है। ये नहीं है कि लोगों ने कोशिश नहीं की, अलग अलग जगह अलकायदा के भी आईसिस के भी छोटे छोटे ग्रुप्स बनने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन वो असफल रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ा रोल साइबर पुलिस का इसमें हाथ रहा है, क्योंकि सर्वेलेंस ऐसे ग्रुप्स का उनने रखा है, उनने अपने एजेंट्स ऐसे ग्रुपों और नेटवर्क में फैलाए हैं जो खबर ले आ सकते हैं। तो अभी तक मोस्टली ये इंसिडेंट्स प्रीएम्प्ट हो गए हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि दोनों इस्लामिक स्टेट ने और अलकायदा ने अपने मैगज़ीन्स में, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में बार बार कोशिश की है इंडियन मुस्लिम्स को भड़काने की, और ये कहा है कि देखो आप पे अत्याचार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। तो जैसे कि 93 में हुआ था या पहले भी बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद हुआ, उसके बाद 2002 गुजरात दंगों के बाद, आपको बदला लेना चाहिए सरकार पे और हिंदुओं पे। अभी तक ये मुस्लिम लीडर्स की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी, मुस्लिम कम्युनिटी की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि इस मैसेज को कोई ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं मिला, क्योंकि आखिर बहुत ज़्यादा लोग किसी आइडिया के पीछे लग जाए और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बनने लग जाए तो कोई ना कोई एक ग्रुप सब सक्सेसफुल हो जाएगा, चाहे 10 रोके जाए। पुलिस 11वें को शायद हर वक्त नहीं रोक पाएगी और ऐसी घटना हो सकती है। आज की तारीख बम बनाना या कहीं हमला कर देना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मेरे ख्याल से आप सब ने, जिनने 12th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री की होगी, आप सबके पास नॉलेज है कि ये कैसे किया जाना है, और सारे जो चीज़ें चाहिए वो बाज़ार में मिल जाएंगी। हमने इस देश में ऑलरेडी पहले देखा है कि एक बार कोई ऐसा ग्रुप बन जाता है और सक्सेसफुल रहता है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। जैसे इंडियन मुजाहिदीन नाम का ग्रुप था, गुजरात के दंगों के लिए बदले लेने के लिए उनने अपने आप को प्रमोट किया और बहुत सारे शहरों में फिर उनने बम ब्लास्ट किए। बहुत साल निकल गए पुलिस उनको, जब तक पुलिस उनको रोक पाई। उसके पहले भी ऐसी घटना हुई है। 93 में बॉम्बे में बहुत बड़ी बॉम्बिंग्स हो गई थी 92 के दंगों के बाद। तो खतरा तो है। कश्मीर में, पंजाब में, तमाम स्टेटों में हमने देखा है कि सबसे बड़ा इंडिया का दुश्मन ये नहीं है, मतलब आईएसआई नहीं है या अलकायदा नहीं है, आईसिस नहीं है। ये हमारे अंदर जो टूट आते हैं उनके हमारे दुश्मन फ़ायदा उठा लेते हैं। और अगर सियासी लेवल पे और सामाजिक लेवल पे हम कोशिश ना करें कि ये नफ़रत की पॉलिटिक्स को रोके, तो आज नहीं लेकिन आगे उसके बहुत गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। आज हमने देखा है कि शायद नफ़रत से पगला गया एक कांस्टेबल जाके 3 लोगों को मार दिया। अब नफ़रत से पगला के अगला कौन बम फोड़ेगा या अगला कौन इससे बड़ी कोई घटना कर देगा, इसका कौन मतलब देख सकता है। और जब एक अत्याचार हो जाता है तो उसके जवाब में एक और होता है और उसके जवाब में एक और, इसका कोई अंत नहीं होता। पंजाब, कश्मीर, कई और स्टेट इसके गवाह है। अब मणिपुर में हम देख रहे हैं कि एक अटैक के बदले में दूसरा, दूसरे के अटैक में तीसरा। गांधी जी ने एक बार कहा था कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। वो सही है, लेकिन एक बार कोई एक
आँख पे मार देता है तो दूसरा भी मारता है, और फिर धीरे धीरे जाके हमने अपने नेबरहुड में देखा, श्रीलंका, पाकिस्तान, कई और मुल्क, धीरे धीरे मुल्क ही बर्बाद हो जाते हैं। तो हमें डेफिनेटली अलर्ट रहना चाहिए और इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जी, इसी से जुड़ा सवाल आ रहा है द एक्सीडेंटल गिटारिस्ट का। पूछ रहे हैं कि डॉक्टर जैसे हाई क्वालिफिकेशन वाले मुस्लिम लोग भी आईसिस के लिए काम कर रहे हैं, इस जिहादी मानसिकता के बारे में आप क्या सोचते हैं? डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि कट्टरपन, चाहे इस्लामिक कट्टरपन हो या और कोई कट्टरपन, उसमें और पढ़ाई लिखाई में कोई ख़ास रिश्ता नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर क्रिस्टीन फेयर का बहुत इंटरेस्टिंग काम है, पाकिस्तान से सर्वे डेटा उनने कुछ साल पहले निकाला था, जो आप इंटरनेट पे ढूंढ ले सकते हैं। जी। डॉक्टर फेयर का ये फाइंडिंग था कि अधिकांश लोग जो मेंबरशिप है लश्कर-ए तैयबा की, वो जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे। ये हमने पहले भी इतिहास में देखा है। माओवादी जो होते थे किसी टाइम पे सबसे पढ़े लिखे और ब्राइट बच्चे जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि बंदूक पे नोक पे वो समाज का परिवर्तन करना चाहते थे। हमारे ही फ्रीडम मूवमेंट के जो रेवोल्यूशनरीज़ थे, कई सारे जो वायलेंट थे, काफ़ी पढ़े लिखे और स्मार्ट लोग थे। अलकायदा में एक बहुत इंटरेस्टिंग और स्टडी है कि सबसे बड़ी उनकी मेंबरशिप का हिस्सा एक्चुअली इंजीनियर्स रहा था। जी। तो इसके कई अलग अलग हाइपोथेसिस है। एक ये है कि मिडल ईस्ट में, जैसे कि इंडिया में एक टाइम होता था, पढ़े लिखे पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा इंजीनियरिंग में भेजते थे, इसलिए ये पढ़े लिखे तबकों के बच्चे फिर अलकायदा में गए। जी। एक और हाइपोथेसिस है कि इंजीनियर्स और साइंस बैकग्राउंड वालों की कभी कभी थोड़ी ब्लैक एंड वाइट, येस एंड नो थिंकिंग होती है, तो शायद उनको ऐसी आइडियोलॉजीज़ पसंद आई जिसमें बहुत ब्लैक एंड वाइट आंसर्स थे। ये वैसे स्पेकुलेशन का सब्जेक्ट है, लेकिन जनरली हमने हमारे रीजन में जो भी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट देखे हैं उनमें पढ़े लिखे लोग गए हैं। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलियम श्रीलंका में की सारी लीडरशिप बहुत पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट थी, और ये बहुत बड़ा फिर प्रॉब्लम बना उनको ख़त्म करने में, क्योंकि वो बहुत लड़ने में इंटेलिजेंट थे, स्ट्रेटेजिक थे, बहुत टेक्नोलॉजी ला पाए। तो जिहादी मेंटालिटी जो है आखिर क्या कह रही है? वो कह रही है कि पॉलिटिक्स में और ये कॉम्प्रोमाइज़ेस में कोई फ़ायदा नहीं है। हमें किसी एक भगवान में या किसी एक लीडर में कंप्लीट फेथ रखना चाहिए और उसके सारे दुश्मनों को ख़त्म कर देना चाहिए। अब इस्लाम की जगह आप कम्युनिज़म लगाओ या किसी भी आइडियोलॉजी को लगाओ, बुद्धिज़्म, चाहे बुद्धिज़्म के नाम म्यांमार में एक्सट्रीमिज़म हुआ है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में मेइतेई जो हैं उनमें एंटी इंडिया एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हिंदू रहे हैं। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई हैरान होने की बात है। कट्टरपन मेरे ख्याल से जो सबसे गरीब और अनपढ़ तबका है किसी भी समाज का, जी। उसके पास शायद कट्टरपन के लिए टाइम नहीं होता, क्योंकि रोज़ की ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल होती है, उनको अपने कामों में वक्त गुजारना होता है, शायद ये सब फालतू बातों के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता। नौजवान जो कॉलेज में हैं, पढ़े लिखे हैं, ये जनरली अट्रैक्ट होते हैं, और जिहादी ग्रुप्स की भी यही कहानी है। जी, एक और सवाल लूँगी। प्रवीण 748 इनका यूज़र नेम है, पूछ रहे हैं कि जयपुर मुंबई ट्रेन में हुई घटना और नूह में हुई हिंसा और फिर मणिपुर हिंसा, ऐसा लग रहा है कि भारत के कई हिस्से जल रहे हैं। अचानक से ऐसे सांप्रदायिक तनाव क्यों देखने को मिल रहे हैं? भारत में कोई पहली बार नहीं हो रहा कि ऐसे एक लहर आई है जी। हिंसा की। मिड 1980 से मिड 1990s तक, याद रखिए, पंजाब, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट की कई जगहों में बहुत बड़ी आग लगी थी। एक वक्त पे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ये माना जाता था कि हो सकता है भारत टूट सकता है। उस वक्त पंजाब के आतंक पे जो आप आर्टिकल्स बड़े बड़े अच्छे मेन स्ट्रीम पेपर्स में देखोगे, बड़े ज़िम्मेदार इंटेलेक्चुअल्स के आर्टिकल्स देखोगे, तो ये कहा जाता था। कश्मीर में भी एक वक्त था जब लाखों लोग भारत के खिलाफ सड़कों पे आ जाते थे। उसी वक्त रोमानिया में और दूसरे ईस्टर्न ब्लॉक के कंट्रीज़ में ऐसे ही प्रदर्शनों के वजह सोवियत यूनियन, जो इतनी बड़ी ताकत थी, अंत में उसको निकलना पड़ा, और वहाँ लोगों को लगता था कि वक्त की बात थी
भारत को भारत को निकलना पड़ेगा। 70s में माओवाद का एक बहुत बड़ा लहर आया था। हम भूल जाते हैं कि हमारी आज़ादी के वक्त तेलंगाना में हमें आर्मी डिप्लॉय करना पड़ा क्योंकि माओवाद इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। और उसके थोड़े ही बाद मिज़ोरम में, जो आज नॉर्थ ईस्ट का बहुत शायद पूरी तरह पीसफुल स्टेट माना जाता है, मिज़ोरम में हमें अपने एयरफोर्स को भेज के अपने नागरिकों पे एज़ॉल शहर में बम गिराने पड़े क्योंकि वहाँ इंडियन आर्मी और जो पुलिस फोर्सेस थी वो बिल्कुल ओवरवेल्म हो गई थी। नागालैंड में फिर लंबी इंसर्जेंसी चली जो अब जाके ठंडी हुई है। क्या भारत इस वजह टूटेगा? नहीं, मुझे तो ऐसे नहीं लगता कि होगा। लेकिन डेफिनेटली ये जो लहरें आई है उस हर लहर में भारत का नुकसान बहुत गहरा हुआ है क्योंकि देश की पूरी एनर्जी इन प्रॉब्लम्स को संभालने में चली गई है। हर ऐसे हिंसा की घटना से इन्वेस्टर डरते हैं, आना नहीं चाहते। अब क्या ऐसे दोबारा एक बड़ी लहर आ रही है, ये मैं कह नहीं सकता, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली घबराने वाली बात तो है कि इंडियन स्टेट का अगर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था आज़ादी के बाद, वो बड़ा अचीवमेंट ये था कि 1947 में आप देखिए तो लाखों लोग सांप्रदायिक दंगों में मारे गए थे। यहाँ तक कि हमारी नई नई फौज और नई नई पुलिस फोर्स हालात को बिल्कुल संभाल नहीं पा रहे थे और किसी तरह सियासत के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से हमने हालात संभाली और एक रहे जी। आगे जो लहरें आई उनको भी किसी तरह हराया और तरक्की के रास्ते धीरे धीरे 80 से बढ़े। अगर हम दोबारा अपने नफ़रतों और पुरानी दुश्मनियों की वजह अपने आप पे आग लगाएंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी रहेगी। हर इस लहर में हम देखते हैं कि किसी लीडरशिप के गलत कदमों के वजह ये प्रॉब्लम पैदा हुआ। पंजाब की प्रॉब्लम जैसे थी उसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा हाथ था क्योंकि उनने भिंडरावाले का समर्थन किया, जर्नैल सिंह भिंडरावाले का, ये उम्मीद करते हुए कि उनके अकाली पार्टी के दुश्मन हराए जाएंगे। कश्मीर में इलेक्शंस की रिगिंग करी गई जिससे एक नौजवान तबका एलियनेट हुआ। माओवादी इलाकों में हम प्रगति नहीं ला पाए जिससे हमारी आदिवासी आबादी बहुत क्रोध में आई। तो आज मेरे ख्याल से हम इस स्थिति में हैं जहां इन सब बाधाओं को हरा देने के बाद, आगे निकलने के बाद दोबारा शायद खाई की ओर अपने आप को ले जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी वक्त वहाँ तक नहीं पहुँचा है कि देश भर में आग लगी है, लेकिन हमें दूसरे मुल्कों को देख के डेफिनेटली एक सबक लेनी चाहिए। इतिहास के पन्नों में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो बहुत आगे बढ़ गए थे और फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। उनमें से एक अफ़गानिस्तान था। 60s का लिटरेचर पढ़े तो आप देखेंगे कि काबुल शहर हमारे पूरे रीजन में सबसे प्रगतिशील और अच्छा शहर माना जाता था। आज की हालत देखिए। पाकिस्तान 1980s तक इंडिया के आगे था इकोनॉमी में, आज उनकी हालत देखिए। सीरिया, इराक जैसे मुल्क जो थे उनके पास तेल था, दूसरे साधन थे, बहुत अच्छे हालत में थे और फिर अपने दुश्मनियों के वजह ख़त्म हो गए। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि हम इराक है या सीरिया है या पाकिस्तान है, लेकिन दूसरे कोई गलतियों से डेफिनेटली हमें कुछ सीखना चाहिए। जी चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। आप सभी से एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप हमें अपने सवाल भेजते हैं हर हफ्ते, और ये अनुरोध भी करूँगी कि आप आगे के एपिसोड्स के लिए भी हमें अपने सवाल ज़रूर भेजें। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।